अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुसैन खिलजी, सेवानिवृत्त अध्यापक लाडनू, आपके सामने मुखातिब हूँ। समाज, मेहरचांद सिलावट समाज जो हमारा आज विकसित समाज की श्रेणी में आ रहा है, उसी मुद्दे पर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम और हमारा समाज आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उस गति को देखते हुए हमें फक्र हो रहा है कि कल तक जो समाज हम पिछड़े वर्ग में मानते थे अपने आप को, आज उसको हम विकसित वर्ग में मानने लग गए हैं। ये हमारी खुद की धारणा नहीं है, ये धारणा लोगों की है। आज वही व्यक्ति हम पर जो कल तब उंगलियां उठाया करते थे, वो आज हमें हमारी पीठ थपथपाने के लिए मजबूर हैं कि एक जो पिछड़ी कौम किस प्रकार से गति दे रही है, किस प्रकार से नए आयाम प्रस्तुत कर रही है, किस प्रकार से समाज के सामने नए नए तजुर्बे पेश कर रही है। तो ये समाज का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। समूह तो हम हर प्राणियों में हैं। आप देखते होंगे कि सिर्फ प्राणी मात्र के जितने भी जीव हैं, उन सब में समूह बना करके चलने की प्रथा है। जैसे आप देख सकते हैं पक्षियों का समूह, या जो छोटी सी छोटी प्राणी है चींटी, उसका भी एक समूह है, वो भी समूह में अपना चलती है। तो जब तक आप समूह में नहीं रहेंगे तो संगठित नहीं हो सकते। हमारा तात्पर्य ये है कि संगठन में ही शक्ति है। व्यक्ति जब तक अपने आप को किसी समूह में नहीं ढालेगा, तब तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारा समाज भी नई गति दे रहा है। इसके लिए भाई मोहम्मद इस्माइल सोलंकी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस शख्स ने ये जो लाइव प्रोग्राम का कार्यक्रम पेश करके हमें नए जो क्षेत्र दिया है, नया मंच दिया है, उसके माध्यम से आज हमारी जो नई प्रतिभाएं हैं, वो कल तक छुपी हुई थी, आज उभर कर सामने आ रही है, और वो भी इस रफ्तार के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मौजूदा दौर आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, प्रतियोगिता का दौर है, और उस दौर में हम जब ही कामयाब हो सकते हैं तब समय की रफ्तार के अनुसार चलें। वैसे तो चलने के लिए लोग हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हम उनके समकक्ष आने के लिए हमारी जो नई प्रतिभाएं हैं, उनको हमें आगे और बढ़ाना है। ये तभी संभव है जब हम इन नई प्रतिभाओं के लिए हम अपना जो क्षेत्र है उनके लिए सही राह मदद करेंगे। आपके सामने कई प्रतिभाओं ने हमें जो सुझाव दिए थे, उन सुझाव के माध्यम से हम अपने इस कौम के युवाओं को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि आप भी समय की रफ्तार के अनुसार चलो। यदि आप इसकी रफ्तार के अनुसार नहीं चलोगे तो आप पिछड़ जाओगे। आप समय की रफ्तार को जानें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जो व्यक्ति समय का इंतजार करेगा वो हमेशा पीछे रहेगा। समय हमेशा हमें नई राह दिखाता है। आज जो प्रतिस्पर्धा का युग है, उसमें जो हमारी सिर्फ शिक्षा या डिग्री हासिल करना ही कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री हासिल करने के साथ साथ हमें जो प्रतिस्पर्धा के योग जो दौर है, उस दौर में हमें जो कोचिंग क्लासेज है उनको अटेंड करना है, और उन व्यक्तियों के समकक्ष हमें बनाना है कि आज हम उनके बराबर आ सकें, और जो प्रतियोगिताएं हैं उन्हें हम विजयश्री प्राप्त कर सकें। ये जो विजयश्री है संघर्ष करने वालों को ही प्राप्त होती है। बिना संघर्ष करता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये मत सोचो कि हम पराजित हो गए हैं।
पराजित होना भी एक है ना, ये हमारे लिए नई राह दिखाता है। जब भी हम जैसे कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो जब हम अपनी हस्ती को मिटा देंगे, हमारे अंदर जो अहम भाव है कि हम इतने शिक्षित हैं, इतने योग्य हैं, उस अहम भाव को हम हटाएंगे, तभी हम कामयाब हो सकें। आज जो दो योर है, इस्माइल साहब ने जो नए चेहरों के लिए हमारे लिए मंच दिया है, मैं जितनी उनकी तारीफ करूं वो कम है। इसके साथ साथ विदासर युवा सिलावट समाज की जो टीम है, उस टीम ने जो इतने अच्छे कार्यक्रम हमारे समाज के सामने पेश किए, वो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं भाई मोहम्मद यासीन भुट्टा और खलील बागोट और इस्माइल साहब और इसके अलावा इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्य हमारे लिए एक दुर्गम पहाड़ के समान थे, उन कार्यों को इन्होंने आसानी से सहज रूप से कर दिया। जैसे विवाह सम्मेलन का आयोजन करना, विवाह सम्मेलन का आयोजन करना हमारे समाज के लिए एक ही जटिल समस्या सी हो गई थी। हर व्यक्ति, जब इन्होंने घोषणा की थी तो हर व्यक्ति के सामने यही विचार था कि ये कार्यक्रम कैसे कामयाब होगा, मगर इनकी जो व्यक्तिगत रुचि लेकर के इन्होंने जो कार्य किया और समाज के सामने ये जो कार्य था उसको आसान बना दिया। तो मैं इस युवा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके साथ साथ मैं हमारे लाडनू सिलावट समाज के युवाओं का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी उनसे किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन आप में सिर्फ आगे आने की भावनाएं की कमी है। जिस दिन आप आगे आने के लिए या कदम बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से आप उन विदासर सिलावट समाज के जो युवा हैं उनकी भली भांति आप भी उनके समकक्ष आकर के और उनसे अच्छे कार्यक्रम पेश करेंगे। आपने जो अभी कुछ समय पहले जो ब्लड कैंप का आयोजन किया था और वो हमारे लाडनू में एक मिसाल कायम हुई थी, कम से कम 400-450 जो यूनिट इकाई आपने जो दिया वो सराहनीय कदम था। इसी प्रकार से मैं आपसे सभी से युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि हमारे लाडनू समाज में भी आप इस युवा समाज का गठन करें और हमारे जो बुजुर्ग टीम है उनके आप सहयोगी बन करके और उनको कंधे से कंधा मिला करके और उन्हें भी आप हौसला बढ़ाएं ताकि वो भी आपके साथ बढ़ सकें। इसके साथ साथ आज समाज में हमारे सामने कई विकट समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हम जूझ रहे हैं और वो समस्याएं हमारे लिए दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। जैसे कि बाल विवाह है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो ये समस्याएं हैं वो बाल विवाह आप सबके सहयोग से संपूर्ण समाज ने जो ये बीड़ा उठाया है, वो मेरे ख्याल से 99% लोगों ने अब ये बाल विवाह एक तरह से बंद सा कर दी है और सभी बालिग लड़के और लड़कियों की शादी तय करते हैं। इसके साथ साथ जो तलाक प्रथा थी उसको भी उन्होंने एक तरह से विराम सा लगा दिया है। जो कुछ समय पहले तक जो हमारे बाहर के भाई आते थे वो कुछ पैसे के नशे में आकर के और गलत कदम उठाए लेते थे। उन्हें मालूम नहीं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा सिर्फ आपको सुविधाएं मुहैया करा सकता है लेकिन आपका सुख चैन छीन लेता है। तो जो तलाक की प्रथा थी उस पर भी विराम लग चुका है। इसके साथ साथ कई ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम समय के अनुकूल हिसाब से उनको समाप्त कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लंबे अंतराल तक जो बुराइयां हमारे समाज में जड़े या घर कर गई है उनको उखाड़ फेंकना एक साथ बस की बात नहीं है। उनको धीरे धीरे जो भी भाई हमारा ये फर्ज बनता है कि जो भी भाई इस कार्यक्रम के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है उसको हम भरपूर सहयोग करें। ये मत सोचो कि कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमें समर्थन करना चाहिए। जब तक ये हमारी सकारात्मक सोच ये कायम रहेगी तो कोई भी बुराई हमारे से कभी भी ये दूरी नहीं बना सकेगी और वो दूरी स्वयं अब समाप्त हो जाएगी और बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे भी अभी आपने देखा होगा कि इस कोरोना जैसी महामारी में हमारी जो कई हमारी जो ये कुरीतियां थी वो स्वतः ही समाप्त होने चलने लग गई है। जैसे जो विशाल जो भोजन व्यवस्था की
कार्यक्रम होता था उसको स्वतः ही उन्होंने लोगों ने अपनी इच्छा से उनको समाप्त कर दिया है। आज हम किसी को कहें कि आप 11 आदमी बुलाओ या 21 आदमी बुलाओ, कोई सोच के लिए तैयार नहीं होता था। आप जानते हैं कि हम मुकलाव में 51 बुलाते हैं और उसको ये छूट देते हैं कि आप 100 आदमी तक ले आना। तो जब हम खुद वो छूट देते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, वो 100 की जगह 100 लगता है। तो आप खुद विराम लगाओ तो स्वतः ही इस प्रकार से आपकी जो ये जो सामूहिक भोज की व्यवस्था है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो आज बाजा गाजा की प्रथा है या जो ये डांस प्रोग्राम का व्यवस्था है, तो इसको भी हमें धीरे धीरे विराम लगाना है, इनको हमें खत्म करना है। आज आप जानते हैं कि विवाह रात्रि विवाह के दिन हम अपने सामूहिक रूप से, एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा जो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरे विवाह में आपको डांस बार वाला बुलानी है। तो उसने कहा बेटा बार वाला क्या, अपने आप घर के नाच करने वाली बहुत हैं। कि नहीं, वो सुंदर वाली नाच बार वाला वैसे क्या, वो तो तुम्हारी बुआ थी, वो तो तुम्हारी बुआ थी डांस करने वाली। तो ये हमारी स्थिति आज है कि हम अपने घर की जो रौनक है, हमारी घर की शान है, उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका हम दिखावा कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इस प्रकार से जो आज हमारी घर की बहू बेटियां हमारे घर में ही डांस कर रही है, नाच रही है, यदि उसका करना इजहारी करना है, नृत्य करना है, तो सिर्फ लेडीज के कार्यक्रम में ही रखो। आप लेडीज का प्रोग्राम रखो, ताकि ये जो डांस का प्रोग्राम, आप जानते हैं कि जब एक घर में डांस का प्रोग्राम होता है तो कई भाई जो मनचले होते हैं वो आकर के और अपना प्रदर्शन करते हैं और डांस का कार्यक्रम रखते हैं। तो इससे हमारे परिवार में कई कुरीतियां और नई सिरे से उसका उदय हो जाता है। ये कुरीतियां हम उसके बाद में विकराल रूप लेते थे। इसके साथ साथ आज हमारे समाज में जो मोबाइल की प्रथा का चलन हुआ है, आज हम अपनी बच्चियों को, आप जानते हैं कोई भी चीज समय से पहले किसी को दी जाए तो उसका दुरुपयोग होता है। आज हमारे समाज में जो बच्चा 8वीं 10वीं में पढ़ रहा है और उसको हम मोबाइल देते हैं, बच्ची वो स्कूल जा रही है उसको ही हम मोबाइल देते हैं, तो उसका परिणाम आप जानते हैं कि दुखद ही होगा। जब भी कोई भी चीज समय से पहले प्राप्त होती है, जिस प्रकार से अपन कहते हैं ना कि जैसे मिसाल के तौर पर ककड़ी होती है और वो ककड़ी पकने से पहले उसको तोड़ लेती है, तो वो ककड़ी है वो कभी भी मीठी नहीं हो सकती, वो उसका जायका खारा ही होगा। तो इसी प्रकार से समय से पहले उन बच्चियों को या बच्चों को हम मोबाइल देते हैं तो वो फल हमारा खारा ही होगा, उसका नतीजा हमें खामियाजा भोगना पड़ता है। आज आप जानते हैं कि जितने भी जो सगाई या विवाह से पूर्व कई भाई है वो अपने बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो समय से पूर्व ही उसका जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है। आज समय से पहले रिश्ता टूटना और उस भाई के लिए या उस बहन के लिए एक शर्मनाक घटना होती है, और इसके साथ साथ उस माँ बाप के लिए भी शर्म की घटना होती है कि वो अपने रिश्ते उस विवाह की, उस सगाई की वजह से अपने रिश्ते खराब कर लेती हैं और उसका परिणाम लंबे समय तक उस समाज को भोगना पड़ता है। तो हम ये प्रयास करें कि उन्हीं बच्चों को या बच्चियों को मोबाइल दें जो परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, जिनमें अपने भले बुरे की सोचने की क्षमता है। आज ये जो सोच है वो दूर करेंगे तभी हो सकता है। इसके अलावा समाज में अनेक जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें धीरे धीरे दरकिनार करना है। और जो बाजे गाजे की प्रथा है उसको भी हमें धीरे धीरे प्रयास करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई एक कल ही आज शुरू कर दे, ये नहीं है। धीरे धीरे हर काम धीरे धीरे होता है और उसका हमें फल भी अच्छा प्राप्त होता है। इससे क्या होगा कि समाज में या घर में किसी भाई को हम रुष्ट नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे और वो हमेशा हमसे संतुष्ट होगा। उसको हमें इस प्रकार से समझाएं कि भी वो घर हान जग हंसी बात है, घर में हंसी होती है और जग में भी हंसाई होती है। तो ये हमें धीरे धीरे इस प्रथाओं को समाप्त करना है। इसके अलावा हमारे समाज में जो चुनाव प्रक्रिया है, उस चुनाव प्रक्रिया में भी हम सदस्य बनाते हैं
तो सदस्यों का चयन हम सही ढंग से नहीं करते। जिस व्यक्ति में योग्यता है उसका हम चयन नहीं करते, उसको हम औपचारिकता बस उसको भेज देते हैं कि चलो हम अपने मेंबर से भेज दिया साहब हमने आप, लेकिन हमें हमारा ये समाज है उसमें हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें काबिल व्यक्तियों को ही मेंबर बनाएं और उसके बाद में चयन प्रक्रिया में हो सके जब तक सर्वसम्मति से ले, और सर्वसम्मति में चयन करने के बाद हमारा ये फर्ज बनता है कि पदाधिकारी हम जिसको भी चुने उसका सम्मान होना आवश्यक है। जब तक हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो उसमें हमारी बदनामी। आप जानते हैं कि जो पदाधिकारी है वो हमारे पूरे समाज का प्रतिनिधि है, वो हमारा अहम रोल है, अच्छा है, तभी तो हमने उसका चयन किया है। और उसके बाद में हम उसके प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं तो उससे हमारे लिए शर्म की कोई बात नहीं है। जो भी वो निर्णय करता है उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसको हम सरेआम जलील करें। आज आप जानते हैं कि जब हमने उसको पदाधिकारी चुनना है और उसके बाद में उसके ऊपर हम टीका टिप्पणी करते हैं, और तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारा व्यक्ति जो हमारे लिए सम्मानित पद लिए हुए है और सम्मानित पद के बाद हम उसका अपमान कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए ये जो सम्मान के लिए नहीं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसके साथ साथ हमारे अच्छे ये हमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पदाधिकारी है, तो उसको भी हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। उसे ये इच्छा होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर के चले। जो भी पदाधिकारी बनता है चाहे किसी स्तर का हो, उसका उद्देश्य यह है कि वो सबको साथ लेकर, पद लेने का या पद बढ़ने के बाद में उसे तो और सहनशील होना चाहिए और उसे सहयोग की भावना होनी चाहिए। उसे यह होना चाहिए कि वो मैं जो पद लिया हूं या पद पर रहा हूं तो उस पद के अनुरूप में कार्य करूं, सबको साथ लेकर चलूं, सबका ध्यान रखूं, तभी तो आपका सम्मान हो। आज हम किसी दूसरे का सम्मान करते हैं तो हमारा भी सम्मान बढ़ता है। ये सम्मान तभी होगा तो गिव एंड टेक वाली सिस्टम है, जो आप दोगे वही आपको प्राप्त होगा। तो पदाधिकारी से भी मेरा निवेदन है कि वो सबका सम्मान करें और समाज में जो भी है, और इसके अलावा जो हमेशा से और सामाजिक मुद्दों पर भी उन्हें हमेशा बहस करनी चाहिए। सामाजिक मुद्दे होते हैं जो भी आते हैं समाज में, और उन सामाजिक मुद्दों पर उन्हें बहस करते रहना चाहिए और विचार करना चाहिए, और उन सुधार के लिए उन्हें अपनी सुविधा के लिए कमेटियां गठन कर देनी चाहिए, और उन कमेटियों में जहां तक हो सके किसी भी समस्या है उस समस्या का समाधान उस कमेटियों के निर्णय के अनुसार खुद को करना चाहिए। आज हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पर किसी भाई में मनमुटाव हो चुका है और उन मनमुटाव को दूर करना है, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। आप जानते हैं कि हम दूसरों का तो हम सुधार कर रहे हैं और अपने घर का बिगाड़ कर रहे हैं। हम अपने घरों में ही मनमुटाव इतना बढ़ा लेते हैं कि वो एक तरह से न मिटने वाला, वो एक तरह से आधारित हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी भाई अपने भाई से रुष्ट ना हो। आपने देखा, इतिहास उठा के देख लो कि जिसने भी अपने भाई से मुखालफत की है उसका पतन हुआ है। जैसे रावण किसकी वजह से हुआ? घर का भेदी लंका ढाई, कहावत है कि उसका भाई विभीषण है वो उससे रुष्ट होकर के राम के पास चला गया था। इसी प्रकार से सुग्रीव और बाली, तो उसका भाई भी सुग्रीव है, वो भी राम के पास आ गया था। तो इसी के साथ साथ दोनों भाइयों राम, ये कौरव और पांडव, और कौरव ने पांडव का विरोध किया तो उसका भी अंत हो गया, तो पांडव का अंत हो गया। इसलिए भाई का जो विरोध करेगा उसका ही अंत होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाइयों में यदि किसी प्रकार की मनमुटाव है तो वो परस्पर सहयोग से और आपसे भाइयों के माध्यम से, और जो भी भाई उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मेरी निवेदन है कि आप उनका सहयोग करें और उन्हें जितना जल्दी हो सके उनमें सुलह कराएं। जब एक तरफ तो हम इस्लाम कहता है कि 3 दिन से ज़्यादा बेर रहना नहीं चाहिए,
और हम उन बेरवार को हम पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमें इस प्रकार से इन बुराइयों का अंत करना है और इसके साथ साथ सामाजिक एकजुटता का प्रयास करना चाहिए। आज सामाजिक में एकजुटता से तात्पर्य है कि समाज में भी कई ऐसे ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुप में जो रिश्तेदारी की वजह से और एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं या सदर होता है, उनको चाहिए कि वो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाए और उनकी दूरियां खत्म करें। इसके साथ साथ समाज का जो मैं मेरत्यान सिलावट समाज युवा कमेटी विदासर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी विवाह सम्मेलन की, और उस विवाह सम्मेलन में उन्होंने ऐसे जोड़ों का भी विवाह कराया जो वास्तव में ही कमजोर थे। वो धन्यवाद की पात्र हैं। तो मैं हमारे सिलावट समाज के भामा आशाओं से या ऐसा कहूँ कि सखी हातिमों से गुजारिश करूँगा कि आप उन भाइयों और बहनों का जो असहाय है, गरीब है या किसी प्रकार से सक्षम नहीं है, तो उन जोड़ों का नामकरण करें या उन्हें चिन्हित करें, ताकि उन्हें आने वाले विवाह सम्मेलन में उन्हें हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ समाज में जो हमारा सहयोग का फंड बना हुआ है, जो बैतुल माल कहते हैं, उस बैतुल माल में भी हमें पारदर्शिता लानी चाहिए। और पारदर्शिता से तात्पर्य ये नहीं है कि हम नाम का उजागर करें। नाम से तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी आपकी कमेटी बनी हुई है, कम से कम उन कमेटी वालों को पता होना चाहिए कि हम किन किन को समाज में जो हमारे असहाय, पीड़ित और विधवा है, उनको हम ये राशि दे रहे हैं और उस राशि का उपयोग हम सही कर रहे हैं। आप यदि सही निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आप ये जो पैसा है, कुछ राशि या कुछ प्रतिशत आज में उनमें से ऐसी निश्चित करो ताकि उस राशि में से हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाई आगे कर सकें। आज सिर्फ घर चलाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, घर बनाना यानी घर आगे का निर्माण करना, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है। आज हमारे बच्चे इस वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं कि उनका फीस उपलब्ध नहीं है। तो हमें ऐसे बच्चों का पता लगाना चाहिए कि वो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो वो फीस की वजह से या ड्रेस की वजह से या अपने अन्य सुविधाओं की वजह से वंचित रह रहे हैं, तो उनका हमें भरपूर सहयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा लाडपुर सिलावट समाज के पदाधिकारियों से भी गुजारिश है कि आप समाज के हमारे लिए सम्माननीय हैं और आपका अब पद लेने के बाद में आपका भी दायित्व बनता है कि हम हमारे समाज में ऐसे जोड़ों का भी चिन्हित करें कि वास्तव में वो इस मतलब अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से वो हमसे नाम उजागर नहीं कर रहे। तो उनसे कहो कि आपका नाम नहीं उजागर करेंगे और चिन्हित करो। इंशाअल्लाह मैं भी उन व्यक्तियों से सहयोग के लिए कहूँगा कि आप उनका सहयोग करें। पिछले साल भी मैं भामाशाहों का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके और उसकी सारी राशि का भुगतान उन्होंने किया और उसको सिर्फ नाम दूल्हा दुल्हन के लिए भी जो सामग्री थी उसको उपलब्ध कराया है। मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज के लिए अनुकरणीय पहल की और एक मिसाइल कायम की। इसके अलावा समाज हमारा आज पिछड़ता जा रहा है। किस दृष्टि से हमारा समाज पिछड़ रहा है? शिक्षा तो हमने हासिल कर ली, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमने कोचिंग क्लासें अटेंड न करने की वजह से उस प्रतिस्पर्धा के दौर से बाहर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो अच्छे योगी हैं, अच्छे प्रतिशत लाए हैं, सिर्फ डिग्री हासिल करने से नहीं होता है। डिग्री के साथ साथ उन्हें हमें जो प्रशिक्षण योग्यता है वो भी हासिल करनी है। जैसे मान लो बीएससी के बाद में या बीए के बाद में कोई बीएड की ट्रेनिंग करनी है या एसटीसी करनी है या आरएएस की ट्रेनिंग कंपटीशन है, तो उसके हिसाब से हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ ऐसे क्षेत्रों में जो हमारे लिए योग्य है, जो
और उन व्यक्तियों से हमें सलाह करनी चाहिए। इसके अलावा मैं युवा वर्ग के उन जो काबिल छात्रों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी एक जो गाइडलाइन तैयार करें या उनको पथ प्रदर्शन के लिए एक केंद्र बनाएं, जिसके माध्यम से वो आगे के लिए राह चुने और किन क्षेत्र में उन्हें जाना है, क्या क्या उन्हें जो प्रयास करना है। तो ऐसे करने से उन्हें और आगे सुविधाएं उपलब्ध होगी, क्योंकि आज हमें योग्यता होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हमारे सन सलाम अब्दुल सलाम जी मास्टर जी के बाद में सिर्फ इस्लाम जी बल्कि एक ऐसे शख्स है जो सरकारी सेवा में अपना कदम बढ़ाया है, क्योंकि हमारे पास भी योग्यता होने के बावजूद भी हम कंपटीशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का दौर है वो कंपटीशन का है। और इसके लिए हमें प्रयास करना है कि हमें अधिक से अधिक जो कोचिंग क्लासेस है, ठीक है आपने योग्यता प्राप्त की है, लेकिन योग्यता के साथ साथ जब तक आप इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को उसके काबिल नहीं बनाएंगे, तब तक उसमें सरकारी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हमें फक्र है कि हमारा जो सिलावट समाज का प्रतिनिधि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में लियाकत साहब और नर्सिंग स्टाफ तो या गिनती संख्या में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अब्दुल सलाम जी की लड़की जो MBBS का प्रशिक्षण कर रही है, एक इसाक जी का लड़का, एक हकीम जी का लड़का चिकित्सा विभाग में ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि मैं उन माँ बाप को या उनके जो संरक्षक है उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपने जो इस क्षेत्र में अपने बच्चों को अग्रणी या सिरमौर बनाया है। और उन बच्चों के माता पिताओं से मैं भी आग्रह करूंगा कि यदि आपके बच्चे योग्य हैं, इसके अलावा उन बच्चों से मैं चाहूँगा कि यदि आपके परसेंटेज 60% से कम है तो आप किसी जो टेक्निकल लाइन में अटेंड करें, क्योंकि आगे आपका स्कोप नहीं है। आज 60% से अधिक वाले का ही आगे स्कोप है, बाकी आपको और क्षेत्र बहुत है, ITI क्षेत्र है या और जैसे मान लो मोटर पार्ट्स या मोटर मैकेनिक है या डीजल मैकेनिक है, जो भी है उस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो क्षेत्र है वो आपके लिए, जब तक खुद की तकनीक आपके पास है, जिसके पास में खुद की तकनीक है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। आज अपन जो शिक्षित होने के साथ साथ आज आपने देखा होगा एक कहावत भी है पुराने कि नौकरी न कीजिए घास खोद खाइए, लोग खोदे आसपास तुम दूर जाइए। तो यदि आपके पास में योग्यता है और वो 60% से कम है तो आप आगे प्रयास मत करो, क्योंकि आगे आपकी उसके समकक्ष नहीं बन सकते और आप आगे नहीं आ सकते। इस कारण से आप अपने इस टेक्निक चल में जाइए तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ समाज है वो हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हमारे समाज के अग्रणी जो व्यक्ति है वो बधाई की पात्र है। और उनमें सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो अपना योगदान दिया है, और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस समाज को प्लेटफॉर्म दिया। उसमें सबसे पहले हाजी रसूल बख्श जी लीलगर, हाजी इस्माइल जी पीर साहब और हाजी अब्दुल गनी जी बड़गुजर और हाजी जान मोहम्मद जी भुट्टा, हाजी इसाक जी बल्कि, हाजी मोहम्मद खिलजी, हाजी इब्राहिम जी बल्खी, रहीम बख्शी सोलंकी, इस्माइल जी पेंटर साहब, हाजी अब्दुल गनी जी बल्खी, सफ़ी बाबू जी, हाजी मोहम्मद अनीफ जी बड़गुजर, कासम बाबू जी, हाजी अब्दुल शकूर जी बल्खी, सफ़ी बाबू जी साहब, अख्तर हुसैन जी साहब, मोहम्मद जान जी पेंटर साहब,
और नूर मोहम्मद जी साहब, मोहम्मद रफ़ीक जी साहब, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस संस्था के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करके लिए एक हमें प्लेटफार्म दिया। आप जो भवन देख रहे हैं, आप जो मदरसा देख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की सहयोग का फल है। हाजी रसूल जी इसमें सबसे, हाजी रहीम बख्श जी सोलंकी और हाजी इस्माइल जी पीर साहब और हाजी इसाक जी, निवाज मोहम्मद जी बल्कि, ये शख्सियत हैं जिनको हम कभी भी हमारे समाज से अलग नहीं कर सकते। ये हमारे समाज की नींव है। आज लोगों में ये होड़ बनी है कि कंगूरे बनने के लिए तो बहुत हैं, कोई भी व्यक्ति नींव की ईंट बनने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति सहरा अपने सर पे मान रहा है, लेकिन वो नहीं सोच रहा है कि ये जो स्तर आया है वो किन व्यक्तियों की बदौलत आया है। वो उसको भूल रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज जिस मंजिल पर आज हम अपने को फख्र कर रहे हैं, उस नींव की ईंट में न जाने किन किन व्यक्तियों का सहयोग है, और सभी भाइयों ने जो अपूर्णीय सहयोग दिया है, इसकी जो हम किसी प्रकार से पूर्ति नहीं कर सकते, उसको मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा विदाशा सिलावट समाज के हाजी इब्राहिम जी, हाजी गुलाम रसूल जी, हाजी रसूल जी सोलंकी, और वर्तमान समय में मोहम्मद रफ़ीक जी मुगल और टेलर मोहम्मद सलीम जी बल्कि, अमीर हसन जी टेलर साहब और गुलाम रसूल जी बल्कि, मोहम्मद रफ़ीक मुगल, और इसके अलावा जो भी भाई मुझसे मतलब ध्यान में नहीं है, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका जो ये रोल है, आपका ये जो कार्य है, वो ठीक है वर्तमान समय में किसी की नज़र में नहीं आ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति जब व्यक्ति पीछे पद से हटता है तब उसे मालूम होता है कि उसने क्या कार्य किया। हर व्यक्ति की अब्सेंस में ही उसे पता चलता है कि किसने क्या कार्य किया है। तो सभी बधाई के पात्र हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सिलावट समाज हमेशा हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है, अग्रणी रहेगा। जिस समय इस समाज की ये 1/4 सितंबर को सिलावट समाज भवन की नींव रखी गई थी, तो उस समय कुछ चुनिंदा समाज के जो दूसरे समाज के व्यक्ति थे, तो उन्होंने हम पर अंगुलियां उठाई थी कि ये क्या कार्य पूर्ण करेंगे। तो उस समय भी जब हमारी स्थिति दयनीय थी, हम बिल्कुल पिछड़े हुए थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और उन व्यक्तियों की और बुजुर्गों की दुआओं की बदौलत ये आज हमारा मदरसा भवन ये अन्य समाजों की तुलना में हम अग्रणी हैं, और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से ये जो हमारा जो हौसला है वो हमेशा इसी प्रकार से बरकरार रहेगा। और आने वाले समय में हमारे जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें। आपसे लोगों से अपेक्षाएं हैं, आपने जो भी समय दिया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। और हमेशा यदि आप ये मत सोचो कि ये उसकी तारीफ मिल रही है नहीं मिल रही है, आप ये ऐसा सोचो कि काम करके भूल जाओ, और काम करने से भूलने वाले का हमेशा अजर अल्लाह देता है। एक बार की बात है कि अकबर के समय में के युग में एक अकबर किसी को दान दे रहा था, तो उस समय रसखान भी वहाँ बैठा, रसखान नहीं अब्दुल रहीम खान का रहीम के नाम से जानते हैं, तो वो दान दे रहा था। तो उस समय बीरबल ने कहा कि यार तू देखता नहीं है कि ये तो बार बार लोग दान ले जा रहे हैं और तू आंख मिच के दे रहा है। तो उसने कहा था रहीमदास जी ने कि देने वाला कोई हर है, देवत है दिन देन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे ने। तो उसने कहा कि ये नैन इसलिए नीचे हैं कि देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बना हूँ। देने वाला कोई और है, देवत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे ने। तो मैं इसलिए नैन नीचे है कि मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो ऊपर वाला है। इसके अलावा आज का युग है वो जो वैज्ञानिक युग है, हमें समय के रफ्तार के ऐसे हिसाब से अपने आप को ढालना है, दुनिया की तालीम का भी और दीनी तालीम का भी। दीनी तालीम में भी हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, और ऐसा नहीं हो कि हम
दीनी तालीम में कोरे रह जाएं और हमारा बच्चा, जब हम आज ये स्थिति है कि हमारा जो बच्चा जो हिंदी पढ़ रहा है उसे जो हिंदू धर्म का ज्ञान ज़्यादा है, इस्लाम धर्म का ज्ञान नहीं है। आज स्थिति ये है कि आज हमारे बच्चे से हम पूछ लें कि हमारे पैगंबर कौन है तो वो सीधा जवाब नहीं दे सकता। तो ये स्थिति का कारण है। और इसके अलावा हमारे समाज, ये जो मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, हमारे समाज में जो मुदारिस है, जो मौलाना साहब है, उन्हें भी आजकल क्या है कि वो अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। वो अपने जो उद्देश्य है दीनी तालीम का, उस उद्देश्य से वो भटक रहे हैं और वो अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। और तो इससे क्या होगा कि आज हमारा जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो आज हमें, आज देखते हैं कि देखो मंदिर के पुजारी को क्या सम्मान है और आज हमारे मौलाना को क्या सम्मान है। उसका कारण यही है कि हम वो लोग क्या करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके ही और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम उनको अपना समर्थन तो दे देते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि इससे हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। हमारा जो बच्चा जो दीनी तालीम में जानकार होना चाहिए था वो जानकार नहीं होता है और मात्र वो अक्षर ज्ञान होता है, और अक्षर ज्ञान होने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। अक्षर ज्ञान, आज जो युग है वो विज्ञान का युग है, इसलिए हमें वैज्ञानिक जो तकनीकी हैं उन तकनीकों का इशारा लेना चाहिए। आज जो शिक्षा का युग है और उसमें आज युग है कंप्यूटर का युग, और हम अपने बच्चों को हमें कंप्यूटर में दक्षता प्राप्त करनी है। आज कोई भी कार्य है वो सब ऑनलाइन हो रहा है। आप जानते हैं कि हमें मजबूरीवश आज जो बैंक सिस्टम है वो भी आप कंप्यूटर के माध्यम या मोबाइल के माध्यम से पेमेंट, बिजली का बिल का भुगतान करना है, पानी के बिल का भुगतान करना है या LIC का पेमेंट करना है, ये सब ऑनलाइन सिस्टम है। और इसका हम इससे तो हमें इस तकनीकी क्षेत्र में भी अपने बच्चों को दक्ष करना है और उन्हें इस काबिल बनाना है कि आप ये हर क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में अपना बच्चा, ये हम गौरव कर सके कि आज ये हमारा बच्चा है और इस मैदान में। तो इसलिए आज हमें फक्र है कि हमारे कई बच्चे ई मित्र के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो सेवाएं हमारे लिए सुविधाजनक होती जा रही है। आज हमें राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या हमें बामासा कार्ड बनाना है या अन्य कार्य करवाने हैं, तो वो इस के माध्यम से हम आसानी से करवा सकते हैं। जब एक युग था कि हम, इसके अलावा मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने घरों में अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। आज हम ये देखते हैं कि आपका जो मकान का पट्टा है वो आपको खुद को मालूम नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना रिकॉर्ड कम से कम सुरक्षित रखें और एक अलमारी आपकी ऐसी रखें कि समस्त दस्तावेज आपको उसको वहाँ मिल सके। आज हम आश्रित हो गए हैं अपनी औरतों पर। कोई भी काम होता है तो उससे कहते हैं अरे वो कहाँ है। अरे साहब, आप घर के मालिक हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ है। आप खुद दूसरों से पूछते हैं, तो मोहताज मत बनो। आप जब तक किसी दूसरे का मोहताज होंगे तो आप वो काम कभी पूर्ण नहीं कर सकते। तो आपको एक निजी फाइल है वो आपकी बनानी है और उसमें आपके प्रत्येक कागज़ अलग अलग, इसी प्रकार से आपकी जो बिल की, पानी की बिल है, बिजली की बिल है या बैंक संबंधी आपका जो पासबुक है वो अलग अलग हर जगह रखो। और इसके अलावा आपके पास यदि ATM कार्ड है तो ATM कार्ड भी आप अपने पास रखो। सिर्फ अपना विश्वास पात्र व्यक्ति है उसी को ATM कार्ड का पिन नंबर बताओ। रुकावट के लिए खेद है, फोन आने की वजह से मैं बीच में रुक रहा हूँ। तो मैं बता रहा था आपका जो निजी जीवन है, उस निजी जीवन का रिकॉर्ड आप अपने पास रखें, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये चाहूँगा कि आज का दौर है वो दौर ऐसा है कि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता है। तो मैं आपसे अपेक्षा चाहता हूँ कि जो घर के मुखिया हैं और हो सके तो वो अपने रहते रहते पारिवारिक बंटवारा कर दें।
पारिवारिक बंटवारा करने से क्या होगा कि पीछे आप घर में कलह छोड़कर नहीं जाओ। आज ठीक है, आप सब सर्व संपन्न है आज, लेकिन कल किसने देखा है, कल क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप परिवार के मुखिया होने के नाते यदि बंटवारा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वसीयत तो कर जाए। उसमें वसीयत में आप जिसको भी जात दो देना चाहते हैं तो हो जाएगा, अन्यथा आपके जाने के बाद में एक नए सिरे से जंग छिड़ जाएगी और वो जंग स्थायी हो जाएगी और हमेशा पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती जाएगी। ऐसा ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार का भला कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे, तो सुखी कब रहेगा, जब आपको उसको जीते जी उसे बताओ भाई ये तेरा है, ये तेरा है, लेकिन मेरे जीते जी ये मेरा है, ये जीते जी ये मेरा है। लेकिन कम से कम वसीयत और उस बहाने से, और इसके साथ साथ आप अपना अगर भला चाहते हैं तो कुछ राशि आप अपने संचय रखिए, अपने पास रखिए और अपनी औरत के नाम रखिए। आज वो भी आपके पीछे आई है और उसका भी हक है, तो उसके लिए भी आज कुछ राशि रखें, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। आज आप जानते हैं कि औलाद आप है जब तक है, और औलाद के बाद में कहते भी है ना कि औलाद दुनिया में भाग्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसी मिलती है। आदमी हारता है किससे हारता है, दो व्यक्तियों से हारता है, औरत और औलाद से। अगर दोनों नेक है तो कभी वह दुखी नहीं रह सकता और अपने जीवन पर्यंत वो हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सुशिक्षित करें, अपने चाहे लड़का हो लड़की। अब मैं आ जाता हूं आपको, आज हमारे समाज में जो लड़का और लड़की का जो भेद है, उस भेद के मुद्दे पर आप जानते हैं कि एक दो है, थाली बाजन ताई मैं तो उछलिया नोनो ताड़, आज है मारे घर में पैदा हुयो है लाल। सामू ढोकरो आवो बोतियो क्यों उछला रे तू भाया, देख ले मारो हाल, नोनो मारे टाबरिया है कोई करे ना लाल। तो आज स्थिति ये है कि हम जब लड़का होता है तो उसकी थाली बजाते हैं और लड़की होती है तो मायूस हो जाते हैं। तो आप जानते हैं जब आपकी संतान है, लड़का और लड़की दोनों आपकी संतान है, और फिर उनमें भेद क्यों। उसको तो अच्छी स्कूल में पढ़ाने भेजती हैं और लड़की को सरकारी स्कूल में। ये जो आपका जो न्याय है, वो आपका न्याय है, वो सही नहीं है। आप उनमें भी आप समानता रखिए। जब आप घर में एक साथ उनको खाना खिलाते हैं, एक साथ सब कुछ देते हैं, सब समानता का व्यवहार है, तो पढ़ाई में भी उन्हें ऐसा मत सोचो कि लड़की भी योग्य बनेगी। लड़की भी कल किसने देखा है, कल मान लो सहारा आपका लड़की हो। और ये भी हकीकत है कि दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ी सेवा करती है माँ बापों की, तो लड़की की सेवा करती है। तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दें और अधिक से अधिक और भी आप पढ़ाई बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाएं और उन्हें योग्य बनाएं, ताकि वो आपका नाम रोशन कर सके। हमारा समाज जो दिन प्रतिदिन अग्रसर की ओर जा रहा है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि हर क्षेत्र में ये आगे बढ़े। और सरकारी नौकरी में जो दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, उसका कारण हम हैं, क्योंकि हम उन बच्चों को जो हम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता नहीं देते हैं। उन्हें जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी वो हम उपलब्ध नहीं कराते हैं। आप कोचिंग करा आपके जयपुर, तो इसे, और इसका बेल कारण है हम बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं। बच्चा यदि वो एक अकेला है, कुंवारा है, या मान लो, तो आप उसको सहन कर सकते हैं, और 1 से 2 होने के पश्चात उसमें आप भेद करने लग जाते हैं कि सारा खर्चा इतना आप पर क्यों खर्च करें, आपकी है। तो इसलिए ये जो है, हो सके तो कम से कम बच्चा योग्य हो जाए, अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, तब उसके बाद में उसका विवाह करें। तो निश्चित रूप से बच्चा भी आपको जिंदगी भर याद रखेगा, अन्यथा वो कहेगा कि समय से पहले ही मुझे न किसी का नहीं कहीं का न रखा। आज हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और योग्य हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वही कम से कम हमें नहीं देगा तो कम से कम अपने पाँव पर खड़ा होगा। ऐसा आप अपेक्षा मत करो कि वो हमें कमा के देगा, ऐसा करो कि कम से कम वो अपना परिवार तो पालन पोषण कर सके।
आज हमारे यहाँ नहीं है। आज जो हमारा देश का सर्व शिक्षित जो क्षेत्र है केरल है, उसमें यह है कि माँ बाप का फर्ज ये है कि बच्चे को काबिल बना दो, वो जाता है। अब उसमें यदि माँ बाप के प्रति सहानुभूति है तो निश्चित रूप से वो आपकी सेवा करेगा, आपको वो अपना आर्थिक सहायता देगा। इसके लिए आप देखते हैं कि परिंदों को कौन घर बना के देता है? परिंदे स्वयं घर बनाते हैं अपने। परिंदा, माँ बाप का क्या फर्ज होता है? उस परिंदे को सिर्फ उड़ना सिखाते हैं। उसके बाद में उनका कोई मतलब उद्देश्य नहीं होता है, वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो काबिल बन जाए। यानी परिंदे को काबिल बना दिया, वो अपना घर या अपना जीवन साथी खुद चुनेगा और उसके बाद में अपना घर बनाएगा। तो ये हमें होनी चाहिए और नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं भी ऐसी इस क्षेत्र से गुजरा हूँ और उस समय की हालात कुछ ऐसे थे जो बयां करने योग्य नहीं है, लेकिन क्या करें, उस समय की स्थिति हमारे समाज की स्थिति यही थी। और उस समय हमारे समाज में स्तर है, वो पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और काबिल बना करके और उस समय उनकी दुआओं का फल था कि जहाँ जहाँ भी मैं रहा वहाँ पर जो सम्मान दिया वो उसका आप स्वयं गवाह है। और उसका मैं सबका समाज को ही मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्हीं की दुआओं की बदौलत मैं आपके समय इस समाज के प्रति सेवाएं दी। और समाज सेवाओं के दौरान मुझसे गलतियां भी हुई है, हो सकता हूँ, मानता हूँ भला नहीं हूँ मैं, मगर इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। गलती हर इंसान से होती है, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं। तो उस कार्य क्षेत्र में या कार्य में मैंने कुछ भूलें की होगी, हो सकता है, मैं कहीं नहीं कर सकता भी मैं गलतियाँ नहीं करता, गलती हुई है, लेकिन गलती को उजागर करना या उसे बखान करना, उसे बदनाम करना, उसे तोहमत लगाना, उसके ऊपर उसको कलंकित करना, ये न्याय संगत नहीं। आज आप जानते हैं कि आप पैसा सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन समय क्या है? मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरी समय में जो टीम थी वो एक योग्य टीम थी। उसमें सफ़ी बाबूजी का मैं शुक्रगुजार हूँ और अख्तर हुसैन जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे कहने मात्र से ही उन्होंने मेरा सहयोगी बन के और मेरा कार्य किया। और आप जानते हैं कि उस दौरान का कार्य है वो मैं खुद क्या तारीफ करूँ, आप खुद उसके गवाह हैं। और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि हर आने वाले पदाधिकारी का आप सहयोग करें। जिस प्रकार से वो समय एक सुनहरा काल था और सुनहरे काल को हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं मेरे सभी पदाधिकारियों का सहयोगी करता हूँ। उसमें मैं शुरू से ही मैं हाजी इब्राहिम जी का, हाजी इसाक जी का और अख्तर हुसैन जी का और उसके अलावा और भी जो मैं जिस समय में हाजी मोहम्मद जी खिलजी और मोहम्मद हुसैन जी मुगल साहब, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके दौरान या उनके ही जो प्रयासों से मैं इतने आगे बढ़ सका। और आज भी इस प्रकार से मैं ठीक है पद से अलग ज़रूर हुआ हूँ, समाज से बहिष्कृत नहीं हूँ। मैं समाज से हमेशा जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा और समाज के हर कार्य क्षेत्र में, हर कार्य में मैं अग्रणी रहूँगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी जान भी निकले तो समाज की सेवा करते हुए निकले। ऐसी आशा के साथ वे सभी का धन्यवाद। आप अपने सराय हो गया सरकारी सेवा में मैं जब मेरा पहला 8-10-75 से मैं नियुक्त हुआ था तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धोलिया में रहा। उसके बाद में आठ 10-75 से में प्रथम नियुक्ति थी और उस समय से मैं सरकारी सेवा में रहा। और उस समय मैं 6 साल करीब 9-8-81 तक उस स्थान पर रहा और 10-8-81 से 10-81 से टाइम हो गया कितना
तो 8-10-75 से में, और उसके बाद में 10-8-81 से और 20-8-81 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकली में रहा, और 21-8-81 से 15-7-86 तक राजकीय जगन्नाथ तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय जसूनपुर में रहा, और 16-7-86 से 26-12-94 तक राजकीय जोरी उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडू में रहा, और उसके बाद में 27-12-94 से और 9-1-2000 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 लाडू में रहा, और 10-1-2000 से और 15-8-3 तक में खानपुर में रहा, और 15-8-3 से उसके बाद में 1-7-2008 तक हीरावती रहा, और 1-7-13-8 से 30-6-2013 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में सेवानिवृत्त हुआ। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस दौरान में नगर पालिका लाडू में साक्षरता प्रकोष्ठ में समन्वयक रहा 4 साल तक, और सन 2000 से और 2013 तक में राजकीय जो सेवाओं की अध्यापकों की जो पदाधिकारी है बीओ साहब, उनके अधीन में यह पंचायत समिति लाडू में रहा। और उस दौरान में जो सेवानिवृत्त हुआ उस समय आप सभी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा मेरे कार्यकाल में जो एक समाज का जो कार्यकाल है उसमें 8-10-2000 से हाजी इब्राहिम जी की सदारत में सेक्रेटरी के पद पर रहा, और खजांची के पद पर हाजी इसाक जी रहे 8-10-2000 से 31-12-2011 तक, और 1-1-12 से 31-12-2016 तक के सफ़ी मोहम्मद जी बल्कि सदर साहब और सेक्रेटरी अख्तर हुसैन जी और खजांची मोहम्मद हुसैन में इस दौरान रहा। और उसके बाद में 1-1-2011 से सफ़ी मोहम्मद जी सदर साहब रहे, और उस दौरान 3-7-2007 से मोहम्मद जान जी पेंटर साहब सदर रहे, और 31-12-19 तक सेक्रेटरी साहब अख्तर हुसैन और मोहम्मद हुसैन में रहा। तो ये अवधि रही। उसके बाद में 31-12-19 को मैंने हाजी अब्दुल शकूर जी को चार्ज दे दिया। वो एक अच्छे योग्य व्यक्ति हैं और इंशाअल्लाह इस समाज को और ऊंचाइयों को पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ साथ इस दौरान समाज में जो कार्य किए वो पहले कार्यकाल में नीचे का भवन है, हॉल है, रसोई है, ये हॉल बनाया गया, और दूसरे कार्यकाल में जो ऊपर वाला हॉल है वो बनाया गया, और दूसरे कार्यकाल में ही मदरसा मेटान सिलावट की तीसरी मंजिल पर जो टिन शेड बनाया वो बनाया गया, और चौथे कार्यकाल में ये जो नीचे हॉल की टाइलें हैं वो सब। और इस दौरान जो भामाशाहें उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया, और जो मेरे पदाधिकारी थे वो सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, कभी आकर के मुझे ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है, और मैं उनका तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे मुझ पर इतना विश्वास किया। ऐसा आज के युग में संभव नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। और आशा करता हूँ कि हर व्यक्ति आज आप तो विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से वो काम आप और अति उत्साह से करेंगे और अति विश्वास से करेंगे। ऐसा हमसे अब मैं वर्तमान पदाधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि पूर्व की भांति आप भी समाज सुधार कमेटी गठित करें। पिछली काबीना में हमारे समय में
जो जानू पेंटर साहब के सदारत में समाज सुधार कमेटी बनी हुई थी, वो समाज सुधार कमेटी फिर से गठन किया जाए। और आप जानते हैं कि जो बेटियां हैं वो किस कारण से घर बैठी हुई है, या वो उन्हें भेज नहीं रहे हैं या बुला नहीं रहे हैं, तो वो हमारा फर्ज बनता है कि वो भी हमारी बेटी है, और उस बेटी को हम यदि उसके घर पहुंचाते हैं तो ये सबसे बड़ा नेक काम है। आप जानते हैं कि हर घर में मनमुटाव होता है। मनमुटाव को अब इतना विकराल रूप न दें कि वो तोड़ने की नौबत आ जाए। आप जानते हैं कि ठीक है, घर में जो आप में आपसी कला है, आप हर घर में, ये नहीं कहता कि कुछ घर में नहीं है, सब घर में, मेरे घर में भी है, सब जगह लड़ती है, सब झगड़ती है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको वापस उसी जाजम पर लाएं और उन्हें वापस एक करें। आज आप जानते हैं कि छोटे से आपके भले कार्य की वजह से आज किसी का घर बस जाता है, तो वो सबसे बड़ा नेक काम है। आज जितने भी ये हो रहे हैं वो छोटी छोटी अपनी नाक के सवाल की वजह से, किसी की सासू की वजह से, किसी के देवर की वजह से, किसी देवरानी की वजह से, जेठानी की वजह से, ये जो घर में कलह हो रही है, ये कलह आज हम इसको हम प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये, और इसके अलावा पूरे काल में भी हमारे जो सदर साहब थे उनके प्रयास से ऐसे काम भी हुए हैं, जैसे सलीम जी जो खिलची है, और जो उन्होंने भी हमें सहयोग दिया और सहर्ष उन्होंने हमारी बात मानी और अपने कुशली बहू को उन्होंने स्वीकार किया और आज वो घर बसा हुआ है। इसी प्रकार से अन्य किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो उनके प्रयासों से ये काम हुआ है, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे हमारी अपेक्षा है कि आप भी इस प्रकार से ऐसी गठित समाज सुधार कमेटी गठित करें कि हमारा जो समाज है वो हमारा एक अभिन्न अंग है। हम बिना कहते हैं ना कि समाज है, माई बाप है, हम उसी के पास फरियाद करते हैं। आपका बच्चा आपके पास में यदि कोई मांग करता है तो कोई गलत नहीं करता है। आपका बच्चा आकर के कोई भी चीज़ की फरियाद करता है तो वो जायज़ फरियाद है, क्योंकि आप उसका संरक्षक हैं, उसके तो आप हमारे पदाधिकारी हैं, तो हमारा आपके सामने हमारी समस्याएं रखना हमारा हक है, और उसका निदान करना, उसको सुलह करना, उसे समस्या का समाधान करना आपका फर्ज बनता है। हो सकता है कि पहले प्रयास में ना हो और दूसरे प्रयास में होंगे, तीसरे प्रयास में होगी। हिम्मत, वो कहावत भी है ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिर पर चढ़ना न करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। तो आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। ऐसा हमें निराश नहीं होना है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं जो हमेशा ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। तलाक कोई अंतिम हल नहीं है, तलाक है वो करवाना कोई अंतिम हल नहीं है। अब कोई मजबूरी हो जाए, अंत में किसी उपाय करने के बावजूद भी नहीं होता है, तो उस समय आप सुलह करा दो और उसे दोनों पार्टियों को मिला दो कि आप अपने स्तर पर कर लो, हम राशि के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो भी है वो आप दोनों पार्टियां सहमत हैं तो उसे आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम तलाक नहीं करवाएंगे। और हमें ये कोशिश करना है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से तलाक के लिए कोई प्रेरित न करे। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो किसी का घर उजाड़ना है। आप जानते हैं कि जब एक सीढ़ी या का घर उजड़ता है तो कितनी समय तक वह ची ची करती है और तड़पती है, फरियाद करती है, न जाने किसके लिए बदुआएं करती है, वो अल्लाह जानता है। तो कहावत भी है, जिसमें पड़ी न भीड़ वो क्या जाने पर पीड़, पंछी का दर्द पंछी जाने जिसका उजड़ा नीड़। तो जिसका घर उजड़ता है वो जानता है कि उसमें क्या विपदा आई है, क्या समस्या है। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि आप हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान करें और इसके लिए आप इसी प्रकार से कमेटियाँ गठित करें और उनको लिए हमें योग्य व्यक्ति हमारी बहुत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे समाज में जो मेंबर बने हुए हैं उनके अलावा भी आप में कोई योग्य व्यक्ति आपको लगता है तो उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं और उनके सुझाव आप ले सकते हैं। आपके हर ही प्रयास है, निराश मत ही होइए। आप हमेशा सोच है वो सकारात्मक रखिए। आप
सकारात्मक सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। मारवाड़ी में क्या करे, रोम तो जाओ जी हम रेड़ा समाचार ले रहे, तो पहले आप निराश होंगे तो आप ऐसा निराश मत हो। आपको हमेशा यह सोचो कि मैं सकारात्मक सोच रखूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, तो कभी भी आपके सामने समस्या नहीं आएगी, आएगी तो वह स्वयं चली जाएगी। तो आप निश्चित रूप से रहिए, काम करते रहिए और काम का फल अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह करेगा तो अच्छा करेगा। कभी भी हमेशा हमें उसे चिंता है, हम तो मात्र उसके कठपुतले हैं। वो ऊपर वाला जो सृष्टि का रचीदा उसको किसी नाम से दे, अल्लाह दे या कोई भी नाम दे, वो है, उसको चिंता है। आप उसके नाम से करते रहिए, इंशाअल्लाह हर काम में आप कामयाब होंगे। और कोई भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप ज़्यादा उजागर न करें, अपने तक या अपने जो समय टीम है उसे रखें। और इसके अलावा मैं हमारे जो समाज के जो अन्य भाई हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि आप किसी को भी पदाधिकारी बनाओ, उसका सम्मान करो। आप या तो किसी को मैदान में लाए हो तो उसे फिर आप बुरा बनाओ। यदि आपकी कोई समस्या है आप तो उन्हें व्यक्तिगत मिलो, या जब भी आपकी मीटिंग होती है उस मीटिंग में उसे कहो। तो आपकी हो सकता है कि वो सब नहीं हो, अन्य मेंबर हैं वो सुझाव दें और उस सुझाव के मुताबिक, क्योंकि पदाधिकारी सर्वे सर्वा नहीं होता है। पदाधिकारी वो भी मजबूर है, उसके भी हाथ, आप उसको कह दें कि आप इतना रसोई मुझे दे दो, मैं लोन दे दो या दे दो, तो ये इसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। पैसा देना या लेना अलग चीज़ है। लेना आप जानते हैं बैंक में आपका अकाउंट है तो आपके सिग्नेचर से ही उसको पेमेंट होगा। यदि आपके सिग्नेचर नहीं है, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, वो जाकर के बैंक मैनेजर से कहे कि साहब मुझे पैसा दे दो, तो क्या वो देंगे? जब वो नहीं देंगे तो ये अधिकारी कौन होते हैं कि आपके कहे के मुताबिक वो अपना फैसला ले। हो सकता है कि ठीक है आपको कुछ अखरती हो, लेकिन ये हकीकत है कि अधिकारी है उसको भी अपनी जो गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो समाज, ये हमारा जो माई बाप है, उस माई बाप को हमें सिरोधार्य है और उसका सम्मान करना चाहिए। समाज में किसी को यह नहीं करना चाहिए कि मैं क्या समाज को समझता हूँ, मैं समाज में क्या, समाज को मैं चाहूँ वैसा कुछ भी नहीं है। देखो समाज कब आ जाए काम कोई पता नहीं चलता। आज हमारे सामने कोई भी विकट समस्या आती है। और इसके अलावा समाज में संगठित रहो। समाज में यदि आप संगठित हैं तो कोई भी आपको किसी प्रकार से जलील नहीं कर सकता। आज हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि बाहर का व्यक्ति आकर के हमें चैलेंज कर जाता है और हम वो दर्शक खड़े रहते हैं। तो ये हमारे सर्व की बात है। हम ये सोचो कि पहले हम एक हैं, उसके बाद में इंडिविजुअल हर व्यक्ति अलग अलग है, इकाई है। तो हम समाज का एक हिस्सा है और हमारा ये फर्ज बनता है, यदि वो गलत है तो उसका विरोध करो। उस समय गलत करने वाले का हम ऐसा, मैं नहीं कहता कि आप गलत का पक्ष लो, जो सही है उसका पक्ष लो। जो भी है, चाहे आप उससे नाराज होता है तो होने दो। आज कोई भी व्यक्ति आपसे अपेक्षा करता है, लेकिन अपेक्षा गलत करता है तो उसकी आपको कोई स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। आप स्वतंत्र हैं। और इसके अलावा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने बच्चों पर अधिक से अधिक ध्यान दें। बच्चे आपकी धरोहर है। कल आप ये अच्छे, काबिल और होनहार बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम रोशन करेंगे और आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा है। आपने किस्सा सुना होगा, मैं एक महमूद की बात बता रहा हूँ। महमूद के पिता भी एक एक्टर हुआ करते थे और उस ज़माने के मशहूर एक्टर थे। तो उस समय महमूद के पिता जब गली में निकलते थे तो उस समय कहता था कि ये महमूद का बेटा है, महमूद के पिता है। तो उस समय वो पिता के नाम से जाना जाता था और जब वो काबिल बना तो उस समय कहता था ये महमूद के पिता है। तो आप भी अपने बच्चों को काबिल बनाओ ताकि ये कह सकते हैं कि आप उस शख्स के पिता हैं। तो ये योग्यता हमें अर्जित करनी है और इंशाअल्लाह आज भी निरंतर प्रयास करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसके अलावा आज हर जगह युवा मंडल या युवा टीम या गठन किया जा रहा है, फिर हम पीछे क्यों?
जब आपके सामने विदासर युवा सिलावट समाज समिति और विदासर सिलावट सहायता समिति इतना अच्छा कार्य कर रही है, क्या बुजुर्ग टीम उनके सहयोग नहीं करते? उन्हें भी वो इतना ही सम्मान देते हैं जितना वो हमें देते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस जो मौजूदा पदाधिकारी टीम है उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी युवा टीम को गठन करें, आपकी सहयोगी बनाएं। ऐसा मत दो कि वो हमारा विरोध करेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। अरे वो भी तो आपकी संतान है। आप जानते हैं कि क्या आपकी संतान आपके खिलाफ हो सकती है? कभी नहीं। वो आपकी सहयोगी होगी, आपका कंधा से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेंगी और आपका योगदान करेंगी। आपने देखा होगा पिछली काबीना में जो युवा टीम थी उसमें प्रयास भी किया था कि वो गठन कर लें, लेकिन हमें दुख होता है कि युवा टीम आगे स्वयं नहीं आती। आप खुद कदम बढ़ाओगे, पीछे आपके आने के लिए खूब है। हमें हमारी समस्या, हमारे सबसे बड़ी कमी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सन 2000 की बात है। उस समय हाजी इसाक जी, उस समय मदरसे की हालत इतनी ख़राब थी कि ये एक तरह से ऐसा ही हो गया था और ये कार्यकारी टीम का गठन किया गया था। उस समय हाजी इसाक जी अल्लाह जल्ला तसीब करे, उन्होंने कहा कि मास्टर जी इसकी स्थिति को संभालो। तो उसने कहा मैं क्यों भाई, संभाल तो ले, लेकिन अपन थे साथ का वो तो संभाला। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं पोस्ट ले लूँगा एक। तो फिर उसके बाद में हाजी इब्राहिम जी को तैयार किया और फिर बाद में मैं सेक्रेटरी के पद पर रहा। तो आप खुद तैयार। इसी प्रकार से अभी जो टीम बनी थी हमारे सफ़ी बाबूजी की टीम, अख्तर साहब की, मेरी, तो उस समय भी हम स्वयं आगे आकर के और उन्होंने प्रोत्साहित किया। बाबूजी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया कि वो हमेशा मैं उनका कृतज्ञ रहूँगा और उनको हमेशा दुआएं देते रहूँगा कि आज उनकी बदौलत ये हमारा समाज में हमारा नाम रोशन हो गया और इतना अच्छा भवन बन गया। तो ऐसी मैं इसी वर्तमान जो पदाधिकारी या काबीना टीम है उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आप युवा टीम गठन करें। ऐसा नहीं है, या उनमें से आपको योग्य लगे कि ये शख्स है, ये टीम गठन कर सकता है, तो उसको बुला लो और उसे कहो कि बाकायदा आप मेंबरशिप फार्म भरो और फार्म भर के आपकी टीम बनाओ और टीम बनाकर आपकी देख रेख में आप निर्वाचन अधिकारी बन जाए, आप चुनाव करवा दें। उसके बाद में आपके दिशा अनुसार काम करेंगे। ये आपके बच्चे हैं, आप ऐसा मत सोचो कि ये हमें सहयोग नहीं करें। और इंशाअल्लाह ये टीम ऐसी काबिल टीम है, हमारी युवा टीम है, वो उनको सिर्फ गाइड करने वाला चाहिए। आज कहते हैं ना, एक गवाले हुए एक लकड़ी का सारा इतना पसवान घेर सके तो आपा तो मेहनत करना। अगर सही दिशा निर्देश मिले तो निश्चित रूप से ये कहीं है कि हर पायदान पर कामयाब हो सी। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो ये पदाधिकारी टीम है, और वैसे ये नहीं करें तो कम से कम मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भी आगे आएँ और अपना टीम गठन करें। आपके क्षेत्र अलग है, वो उनका क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। आप पैसे की चिंता मत करो, आपके लिए पैसे जितनी आपकी आवश्यकता होगी, आप ये जो सामाजिक कार्य है जैसे ब्लड कैंप का आयोजन करना है या कोचिंग क्लासेस की अटेंड करनी है, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना योगदान दें। आप शिक्षा के यानी बच्चों का जो भावी पीढ़ी है उनको आप तैयार करें, तो निश्चित रूप से आपका हर व्यक्ति आपका सहयोग करेगा। ये बस सोचो कि आपने देखा होगा कि एक बार एक राजा के समय अकाल पड़ गया था और उस समय राजा ने अपने जो सेठ साहूकार थे उनको बुलाया कि आप दान दो, कि साहब पूरी जनता ने क्या जिम्मा दे, वहाँ संभव थोड़ी है। तो सब ने हाथ ऊंचा कर दिए। जब आप राजा हैं, वो भी आप इतने सक्षम नहीं है, उनको आप इतना दान पुण्य से या इतना आप व्यवस्था नहीं कर सकते। तो उनमें से एक भिखारी की लड़की उठ के खड़ी हुई कि मैं इनको सबको जिम्मा। उसने कहा कि तुम कहा कि आप ही तो मेरे दानदाता है, मैं भीख लेकर के आप सबसे पिलाऊंगी और इन सबको खाना खिलाऊंगी। तो इसी प्रकार से आप सब हमारे पास में बामासा हैं, तो इन युवाओं के सामने क्या समस्या हो सकती है? पैसे की कोई कमी नहीं है, दानदाता हमारे पास में बहुत हैं, समाज लेने वाला चाहिए। आपने देखा होगा जिस समय हॉल का निर्माण हुआ था, तो उस समय मैं तो कहूँगा अल्लाह की तरफ से ये भी मदद थी, वो ऐसी मदद हुई कि हर व्यक्ति अपने हैसियत से बढ़ करके और दान दिया था या जो हमें सहयोग दिया था, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप भी
और युवाओं से अपेक्षा है कि आप टीम तैयार करें और टीम हर दृष्टि से आपको सहयोग दिया जाएगा। आपके लिए क्षेत्र बहुत हैं, जैसे मान लो ब्लड कैंप के आयोजन करना, शिक्षण के कैंप करना, या गर्मियों की छुट्टी में उन बच्चों के लिए जो अन्य जो क्षेत्र है उनके लिए हमारे पास में ऐसे कैरियर काउंसलिंग करनी है और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन करना है। ये आपका क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में आप अपना योगदान दें और इनको, और हर दृष्टि से मैं आप कहो तो मैं आपके लिए हर समय तैयार हूँ। मैं आपको आर्थिक सहायता कर और मैं अभी भी आपसे घोषणा करता हूँ कि यदि आप ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले मेरी 11,000 रुपये की आप राशि स्वीकार कर लें। बहुत बढ़िया सर। ब्लड कैंप का आयोजन करती है तो मैं अपनी तरफ से आपको सबसे पहले 11,000 रुपये राशि दूंगा और आप उस शुरुआत करें। तो ऐसी हमें पहल करनी होगी। ऐसा मत सोचो कि कौन पीछे, वो पहले कहावत भी है ना, मैं ही अकेला चल पड़ा था राय मंजिल की ओर, लोग आते रहे और कारवां बंद रहे। तो आप तो शुरुआत कर दो। आप कम से कम आप है ना 11-21 व्यक्तियों की आप स्वयं की टीम गठन कर लो और उसके बाद में आपसे जुड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसी हमसे आपसे अपेक्षा है। और दिन प्रतिदिन जो हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या है कि हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसी के हिसाब से उसकी पूर्ति होती जाएगी। समस्याएं कभी खड़ी नहीं रहती है, समस्या खुद अपने आप उसके समाधान के लिए उस मंजिल की ओर स्वयं ले जाती है और स्वयं उसका समाधान बताती है। तो आप खुद जुझारू हैं, आप में हर दृष्टि से सक्षम है, तो आप कभी निराश न हो। और हमेशा ऐसी हम सब की दुआएं हैं कि आप और हमारे समाज का नाम रोशन करें। और जिस प्रकार से युवा सिलावट समाज कमेटी विधासक अपना सक्रिय योगदान दे रही है और उस टीम की जितनी तारीफ की जाए वो हमारी टीम के लिए कम है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो कोरोना वायरस के प्रकोप से हमारा या महामारी से ग्रस्त था, उस समय हमारे युवा टीम के कई सदस्य जो हमारे सिलावट समाज से संबंधित थे वो दूसरे संगठनों से जुड़कर सहयोग कर रहे थे। हमें दुख होता है कि जब हमारा खुद का नाम हो और हम किसी दूसरे का सहारा क्यों। जब हमारे सदस्य है वो दूसरे जगह जा करके, अभी जो हमारे जो मुस्लिम महासभा का भाई है सिराज है, रमजान भुट्टा है, वो आगे आकर के दूसरे समाजों को सहयोग कर रहे हैं, तो फिर हमारे समाज में वो आगे आकर के क्यों नहीं बढ़ते। तो मैं उन जो योग्य व्यक्ति है उनको, जो कोरोना योद्धा हुए हैं और उनका जो आज सम्मान हो रहा है वो सही है। सम्मान प्रमाण पत्र मिलना चाहिए लेकिन योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। सम्मान करो ये नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ साथ काबिल भी हो। जो सिर्फ प्रमाण पत्र बाजार में बहुत मिलती है। आज मैं अपने नाम का या अपने 5 सदस्यों के नाम की मैं गठन करके और प्रिंट कर लूँगा, लेकिन वो उसकी महत्ता नहीं है। महत्ता वो है कि उसमें आप प्रमाण पत्र, उसकी जो वैल्यू है उस प्रमाण पत्र की वैल्यू कम हो जाती है, आदमी की वैल्यू कम नहीं होती। आदमी की वैल्यू हमेशा बड़ी है। और सम्मान हमेशा दिल से होता है, कागज के टुकड़े से कोई सम्मान नहीं होता है। सम्मान दिल से होना चाहिए और वो दिल है वो आपका अगर सही मायने में है तो अपने आप आज जाते हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो तालियां स्वयं दर्शक होते हैं वो स्वयं बजाने लग जाती हैं। उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो काम बोल रहा है। काम के आधार पर स्वतः ही उससे वाह निकलती है और शाबाशी निकलती है, तालियां बजती है। आप काम करते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और निश्चित रूप से आप सक्रिय रहें, समाज के प्रति समर्पित रहें। समाज आपका है, आप समाज के हैं। और हमेशा मैं प्रत्येक हमारे समाज के जो भी भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मुझ नाचीज़ पर इतना एहसान किया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं उन मरहूम आत्मा को भी मैं मरहूम आत्मा के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमारी कौम के प्रत्येक व्यक्ति को इतना आला मुकाम दे कि वो हमें फ़ख्र हो सके कि ये हमारा सिलावट समाज का बच्चा है। और इसी शुभकामना के साथ सभी भाइयों का शुक्रिया।